आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। पिटारा में आज विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी और नेहा शर्मा का नमस्कार। मंदाकिनी जी, देखते ही देखते साल 2025 भी बीतने को तैयार खड़ा है और इस साल की आखिरी विविधा के साथ हाजिर हैं हम। नेहा, साल की आखिरी विविधा है तो साल भर की बहुत सी खास बातें इसमें शामिल भी हैं। वैसे जब साल बीतने आता है तो लगता है कि कितनी जल्दी ये साल भी बीत गया, लेकिन जब इसका लेखा जोखा देखने लगते हैं तो पता चलता है कि हर साल कितना कुछ ले गया और क्या क्या दे गया। वाकई मंदाकिनी जी, और फिल्मी दुनिया का अगर हम हिसाब करें तो ये साल बहुत भारी पड़ा है। देखिए ना, कितनी मशहूर फिल्मी हस्तियों ने इस साल दुनिया से विदाई ले ली। इनकी यादें आज की विविधा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली हैं। हाँ नेहा, लेकिन इस साल ने लिया ही नहीं है, बहुत कुछ दिया भी तो है। इस साल फिल्म, साहित्य और कला के क्षेत्र में कई उपलब्धियां रही, तो इन्हें भी हम विविधा के इस अंक में आज शामिल करने वाले हैं। जी, और विविधा के इस अंक के लिए हमने विविध भारती के संग्रहालय को बहुत खंगाला भी तो है। अरे सोचो ना, विविध भारती का संग्रहालय बिल्कुल हमारे देश की तरह है। जैसे देश में अलग अलग भाषा, बोली, पहनावा, खान पान नजर आता है ना, उसी तरह विविध भारती के संग्रहालय में बरसों से जमा हो रही है रंग बिरंगी विरासत। और विरासत की अगर हम बात करें तो 4 अप्रैल 2025 को देशभक्ति फिल्मों की एक बड़ी विरासत अपने पीछे छोड़ गए मनोज कुमार, यानी हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। पद्मश्री, दादा साहब फाल्के और भी न जाने कितने पुरस्कार उन्हें मिले, लेकिन अगर सबसे बेहतरीन पुरस्कार उन्हें मिला तो बस एक ही था, दर्शकों का प्यार और उनका दिया हुआ नाम भारत कुमार। लग जा गले फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले
हालांकि उनके कई रूप हमने देखे हैं, लेकिन देशभक्ति फिल्में और मनोज कुमार समानार्थी लगते हैं। पूरब और पश्चिम, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी कई फिल्में हैं। और शहीद, ऐसा लगता है वाकई भगत सिंह हैं। और एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बताया भी था कि शहीद की शूट के समय जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह की माता विद्यावती जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो दवाई भी नहीं खा रही हैं, तो मनोज कुमार अस्पताल गए और वहां सब मनोज कुमार को बोल रहे थे कि वो बिल्कुल भगत सिंह जैसे लग रहे हैं। तब भगत सिंह की माता जी विद्यावती ने भी कहा कि हाँ, लगता है वैसा। उन्होंने मनोज कुमार के हाथ से दवाई भी खाई। अच्छा नेहा, जरा ये तो बताओ कि शहीद फिल्म में भगत सिंह की माँ विद्यावती कौन बनी थी? भाई मंदाकिनी जी, ये तो सब जानते हैं कि कामिनी कौशल ने ये किरदार निभाया था। और कामिनी कौशल मनोज कुमार की कई फिल्मों में दिखती हैं। इसका भी एक बड़ा कारण है, लेकिन ये कारण हम बताएंगे नहीं, सुनवाएंगे। हाँ, कामिनी कौशल जी के एक पुराने इंटरव्यू में ये बात उन्होंने खुद बताई थी विविध भारती के स्टूडियो में आकर कमल शर्मा जी को। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। कुछ ही वर्षों की बात है, झांझर पुरानी हो चुकी थी और बीच में मैंने बहुत सी और कलर फिल्म्स की थी और फिर मैंने एक और ब्रेक लगाया था अपने काम में और मैं अपने घर में यही पैंट शर्ट पहनकर बैठी हुई थी कि दरवाजे पर एक आहट हुई और मैंने चौंक कर जब गर्दन उठाई तो क्या देखती हूँ, सामने मेरे एक 6 फुट का हिष्ट पुष्ट और लंबा तगड़ा मनोज खड़ा है। अरे, मैंने कहा, आतिश ने मुझे कुछ मुझसे प्रश्न किया पहुंचते ही कि क्या आप मेरी माँ की भूमिका निभाएंगी? अरे मुझे एक झटका सा लगा कि ये बिजली का तार जैसे छू लिया हो मैंने, और कुर्सी से उछलकर मैं खड़ी होगी और कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? कहते, मैं ठीक कह रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरी माँ का रोल करेंगी? पहले मुझे 13 वर्ष की बच्ची की भूमिका दी गई थी और अब मनोज साहब मुझे कह रहे थे कि आप मेरी माँ का रोल करें। मैंने एक बार फिर निगाह उठाकर देखा। आकाश चुंबक मीनार की भांति मेरे सामने खड़ा मनोज मुस्कुरा रहा था। उसके कद और हिष्ट-पुष्ट शरीर के सामने मेरा 5 फुट से भी कम कद भला क्या महत्व रखता था। कुछ देर मैं खामोश खड़ी सोचती रही और फिर मैं नहीं जानती कि मेरे मन में एक बच्चे के प्रति जागती हुई ममता सामने खड़े हुए भरपूर युवक के लिए भी जाग उठी थी या मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया था जो एकाएक ही मेरे सामने रखा गया था। बहरहाल मुरझाई हुई आवाज और अनमने दिल के साथ मैं जो कुछ भी कह पाई वो यही था, क्या मैं तुम्हारी माँ जैसी लगती हूँ? और ये शब्द कहने के बावजूद मैंने चैलेंज को स्वीकार कर लिया था। मंदाकिनी जी, ये इंटरव्यू 8-10 साल पुराना है। हाँ। और कामिनी जी की आवाज कितनी सधी हुई लगती है। बिल्कुल। उम्र की झलक ही नहीं है उनकी आवाज में। और ये आवाज भी इसी साल 14 नवंबर को 98 साल की उम्र में हमसे दूर हो गई, जब कामिनी कौशल दुनिया छोड़ गईं। नेहा, 1946 में नीचा नगर से लेकर 2019 में कबीर सिंह और फिर साल 2022 में लाल सिंह चड्ढा तक करीब 76 साल फिल्मी दुनिया में वो बनी रही। दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर के साथ नायिका रही और वहां से चरित्र भूमिकाएं और फिर दादी के रोल तक एक लंबी पारी रही है कामिनी कौशल की। मंदाकिनी जी, और जब हम कामिनी कौशल, मनोज कुमार की बात कर रहे हैं तो यहाँ चंद्रा बारोट को याद करना भी लाजमी है। 86 बरस की उम्र में वो 20 जुलाई 2025 को दुनिया से चले गए। 1978 में आई डॉन के निर्देशक के रूप में उनकी पहचान है, लेकिन शुरुआत तो मनोज कुमार के साथ ही की सहायक निर्देशक के रूप में। पूरब और पश्चिम, यादगार, शोर, रोटी कपड़ा और मकान। नेहा, रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म में धीरज कुमार भी थे, याद है तुम्हें? 15 जुलाई को वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। बतौर अभिनेता उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि स्वामी, हीरा पन्ना, सरगम, क्रांति, और बाद के दिनों में तो टीवी शोज निर्माता रहे और कई हिट शोज भी उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। समय की धारा में, समय की धारा में उम्र बह जानी है, जो घड़ी जी लेंगे वो
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में मिर्जा गालिब का ये शेर याद आने लगता है नेहा। हाँ, लगता है कितना कुछ बाकी रह गया है ना? जैसे विविधा के इस अंक के लिए भी तो लग रहा था कि सब समेटे तो भी कितना कुछ बाकी है। ठीक करें तो क्या करें मंदाकिनी जी, हर कलाकार का जीवन इतना समृद्ध है कि सब कुछ कैसे समेटा जाए, कैसे किया जाए सब कुछ। देखो, किया तो जा सकता है नेहा, लेकिन लगन होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक ऐसे कलाकार याद आ गए जो कई कलाओं में निपुण रहे और उनकी फिल्में देखकर इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मिर्जा गालिब का ये शेर भी तो उनके करीब ही है। मैं समझ गई, आप बात कर रही हैं प्रतीश नंदी की, जिन्होंने हजारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म बनाई थी। बिल्कुल। और उनकी कला से और मिलने की हमारी ख्वाहिश तो अब अधूरी रह गई, क्योंकि इसी साल 8 जनवरी वो इस फानी दुनिया को छोड़ गए। हाँ नेहा, फिल्म निर्माता तो बाद में थे, वो पहले एक कलाकार थे, राइटर थे, पेंटर थे, कवि, फिल्म और टीवी निर्माता थे। जब कोई कलाकार फिल्म बनाता है तो वो फिल्म भी अलग होती है, जैसे कुछ खट्टी कुछ मीठी, सुर, झंकार बीट्स, चमेली, शब्द, प्यार के साइड इफेक्ट्स, बिल्कुल अलग तरह की फिल्में हैं। और ये फिल्में मन में कुछ अलग भाव भी तो छोड़ देती है ना नेहा? वाकई। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकली, बहुत निकली मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकली। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बीतते साल में समझ आता है मंदाकिनी जी कि समय का कितना महत्व है। बिल्कुल। और समय का सबसे ज्यादा महत्व है कॉमेडी में, क्योंकि अगर कॉमिक टाइमिंग सही नहीं हुई तो सब बेकार होने वाला है। और सबसे अच्छी कॉमेडी वो होती है जहां हंसकर बताया नहीं जाता कि कहां हंसना है, बल्कि हंसी अपने आप आ जाती है और हंसाने वाला कुछ चेहरे भी नहीं बनाता, न कोई हिंट देता हंसने के लिए। बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। सतीश शाह को याद कर रही हो ना नेहा? जी। उनकी जाने भी तो यारों एक कल्ट फिल्म है, और वहां से लेकर टीवी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई, फिल्में जैसे कि कल हो न हो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम, और टीवी में भी कितना काम रहा उनका। 25 अक्टूबर सतीश शाह का निधन हो गया, लेकिन एक कलाकार कभी कहीं जाता नहीं है नेहा। ये बात तो बिल्कुल सही कही मंदाकिनी जी आपने, और सतीश शाह की याद तो हम उनके साथ ही ताजा कर सकते हैं, क्योंकि जब वो विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो उन्होंने ढेरों बातें की थी। क्या बातें की थी, चलिए सुनते हैं। जी चलिए। किशोर कुमार जी एक ऐसी शख्सियत हैं, जी हाँ, मैंने जानबूझकर हैं कहा, क्योंकि वो आज भी मौजूद है हमारे बीच, अपने गीतों के साथ और अपने उच्च कोटि के अभिनय के साथ। इन दोनों का इतना जबरदस्त और अनोखा मेल मैंने आज तक नहीं देखा। उन्हें ज्यादातर दुनिया एक हास्य कलाकार की शक्ल में याद करती है। भाई हास्य कलाकार तो वो थे ही, पर इसके साथ ही साथ वो एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के संजीदा कलाकार भी थे, और सीरियस रोल में वो आज के किसी भी माने हुए कलाकार से कम नहीं थे। और मुझे यकीन है कि जो कोई भी इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखता है वो मेरी इस बात से 100% सहमत होगा। उनसे रूबरू मिलने की तमन्ना मुझे बचपन से ही थी, पर मैं भी कुछ बन के उनके सामने आना चाहता था, और ये मौका किस्मत ने मुझे दे ही दिया। बंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में किसी समाज सेवक संस्था ने किशोर कुमार नाइट का आयोजन किया था, और ये जो है जिंदगी टीवी सीरियल के एक कलाकार की हैसियत से मुझे भी बुलाया गया था। शो का जब इंटरवल हुआ
तो मैं उनसे मिलने गया। संगीतकार राहुल देव बर्मन, जो मेरे मित्र हैं और बजाते खुद एक अच्छे गायक और संगीतकार होने के साथ साथ एक बहुत ही मजेदार किस्म के इंसान भी हैं, उन्होंने मेरा तारुफ किशोरदा से करवाया। पहले तो उन्होंने शेक हैंड किया और मुड़कर जाने लगे, फिर ये गायक पलटे, मुझे गले लगाया और हंसने लगे और मेरी एक्टिंग की इतनी तारीफ की कि बस जैसे मुझसे अच्छा कोई कलाकार ही ना हो। इतने महान कलाकार के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरा सीना फूलकर बिल्कुल 60 इंच का हो गया। और फिर किशोरदा ने अपने उसी अनोखे अंदाज में मुझसे कहा, काम करोगे? हाँ, जल्दी साथ काम करेंगे, करोगे ना मेरी फिल्म में काम? लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया और उनकी सरपरस्ती में काम करने की मेरी जिंदगी की तमन्ना भी अधूरी रह गई। सतीश शाह ने कई चरित्र भूमिकाएं निभाई है नेहा। फिल्मी दुनिया में नायक नायिकाओं की एक अलग पहचान तो होती है, लेकिन उनके साथ जो किरदार होते हैं वो न हो तो फिल्में अधूरी लगती हैं। और ऐसे कुछ किरदार हमें याद आते हैं जो जैसे कि देव मुखर्जी ने निभाए, मैं तुलसी तेरे आंगन की, जो जीता वही सिकंदर, एक बार मुस्कुरा दो, दलाल जैसी कई फिल्में हैं उनके नाम। हाँ, और देव मुखर्जी तो फिल्मी परिवार से नाता रखते हैं ना मंदाकिनी जी। हाँ, उनके पिता फिल्मकार शशिधर मुखर्जी, उनकी एक बड़ी फिल्मी विरासत है। बिल्कुल। और उनकी माँ सती देवी अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार की बहन थी। 14 मार्च को देव मुखर्जी का निधन हुआ और 28 मई को उनके भाई फिल्म निर्देशक रोनो मुखर्जी भी गुजर गए। नेहा, तुम जानती हो रोनो मुखर्जी की फिल्म तू ही मेरी जिंदगी से ही देव मुखर्जी फिल्मी दुनिया में आए थे। हाँ, अब उनकी फिल्मी विरासत को देव मुखर्जी के बेटे अयान मुखर्जी आगे बढ़ा रहे हैं। और चरित्र भूमिकाओं की अगर हम बात कर रहे हैं और इसमें हम अगर आगे बढ़ें तो कितना कुछ होता है ना मंदाकिनी जी उनके पास। बिल्कुल। जैसे इफ्तिखार, इतनी बार वो पुलिस बने कि वो अगर पुलिस नहीं बनते तो लगता था कि कुछ छूट रहा है। हाँ। और इसी तरह से सबसे ज्यादा बहन का किरदार निभाया नजीमा ने, जो 11 अगस्त को इस दुनिया से रुखसत हुई। बेबी चांद के नाम से वो फिल्मी दुनिया में आई थी और 2 बीघा जमीन, बीरज बहू, ये फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। कुछ फिल्मों में नायिका भी रही, जैसे भारत भूषण के साथ विद्यापति में, और बाद में बहन के किरदार में वो काफी नजर आई, इतनी कि उन्हें बॉलीवुड की रेजिडेंट सिस्टर के नाम से जाना जाने लगा था। मंदाकिनी जी, बेईमान फिल्म में ही तो मनोज कुमार की बहन बनी है वो। हाँ हाँ। और आए दिन बहार के इस फिल्म का जो गीत है ना, ए काश किसी दीवाने को, इसमें आशा पारी के साथ नजर आती हैं। बिल्कुल, तो चलिए श्रोताओं को सुनाते हैं ये गीत। नेहा, साल भर की यादों के इस कारवां को देखकर कई बार मन होता है कि कह दूं, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। मंदाकिनी जी, लेकिन ये संवाद सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के जमाने के जेलर ही कह सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि गोवर्धन असरानी। रेडियो से भी वो जुड़े रहे हैं, क्योंकि करियर की शुरुआत उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से ही की और बाद में फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाया। नेहा, उनके कई किरदार देखकर तो ऐसा लगता है कि उसे उनके सिवा और कोई निभा ही नहीं सकता था। उनकी बातें उनकी ही जुबानी सुन लेते हैं विविध भारती के खजाने से प्राप्त इस पुरानी रिकॉर्डिंग में।
आपकी जो जर्नी की जो ये गाइडलाइंस है, क्योंकि आपने इतनी तालीम ली, उस वक्त अगर मैं हीरोज की बात करूं तो ज्यादातर हीरोज ने किसी बड़े इंस्टीट्यूट से तालीम नहीं ली, और आपने इतनी तालीम लेने के बाद 8 साल संघर्ष किया, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगा आपसे। नहीं, स्कूल से शुरू हुआ एक्चुअली। हम लोग जब स्कूल का छोटा मोटा स्कूल को फंक्शन होता था तो मैं 2-3 स्कूलों में, पहले एक स्कूल में थोड़ा मैं ऐसा कुछ अच्छा सा लगता हूँ तो मुझे हीरोइन का रोल दे दिया किसी ने कि आप हीरोइन बन, तो सैंडल वैंडल पहन के, साड़ी वाड़ी पहन के, टीचर मुझे बोली तो लगती हीरोइन। अरे मैंने कहा बाप रे। फिर किसी दूसरे स्कूल में गया तो बोले तुम जोकर लगते हो, तो जोकर का रोल दे दिया। मैं जोकर का कपड़े पहन, जो सर्कस में घूमते हैं वैसा कुछ कर लिया। फिर धीरे धीरे जब एक मैं इंग्लिश स्कूल में एक आया, उन लोगों ने देखा कि यार तुम कविता पढ़ सकते हो, तो कुछ टीचर्स ने एनकरेज किया। टीचर्स के एनकरेज से जब मैं रेडियो स्टेशन पे गया, वहां से जब मुझे लगा कि वॉइस के थ्रू हम एक्टिंग कर सकते हैं, बट व्हाई नॉट बॉडी के थ्रू। बॉडी के थ्रू पर हमको जाना पड़ा। जब मैंने किसी ने मुझे बताया कि फिल्म इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, गवर्नमेंट ने खोला है, डायरेक्शन, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, फोटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, वहां जाकर मेरा पहला बैच 1963 से लेके 1965 पहला बैच था हमारा। वहां जाके मालूम पड़ा कि सिर्फ वॉइस से काम नहीं चलेगा, ये तो कैमरा भी है सामने। तो वहां से आप कॉस्ट्यूम, वहां से आपकी ग्रूमिंग, वहां से आपका मेकअप, वहां से एक्टिंग का जो दौर शुरू हुआ, तो लोगों ने बताया कि भाई बात तो सही है। अशोक कुमार, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार के बाद कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मगर उनको 5 साल लग गए कैमरे के। पहली फिल्म से लेके आप उनकी बाद की फिल्म देखिए 5 साल लगे, हमको 2 साल लग गए। 2 साल लगे। तो ये ट्रेनिंग बड़ी काम आए। मैं चाहता हूँ लोग असरानी के एक्टिंग स्टूडियो में आए, मैं वो ट्रेनिंग दूंगा जो इतने लोगों को दी गई है। 20 अक्टूबर 2025 को असरानी इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो इतने सक्रिय रहे कि आने वाले साल में भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। मंदाकिनी जी, 50 साल पहले शोले में वो बने थे अंग्रेजों के जमाने के जेलर, और अब तक हमें याद है। बिल्कुल। और शोले के वीरू यानी कि धर्मेंद्र भी इस साल 24 नवंबर को फानी दुनिया को छोड़ गए। और ये इत्तेफाक ही है मंदाकिनी जी कि 2026 में 21 फिल्म में असरानी और धर्मेंद्र दोनों साथ नजर आने वाले हैं। लोगों को आते हैं तो नजर, हम अगर देखो तो नहीं। अरे हो जुदा या खफा ए खुदा, है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हाँ नेहा, धर्मेंद्र तो बड़ा याद आएंगे। अपने फार्म हाउस से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में इतना सक्रिय रहते थे वो। उनके शेर, उनकी बातें, जिंदा दिली, एक प्रेरणा मिलती थी उनसे कि 89 साल के हैं और कितने अच्छे से अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहे हैं वो। और मंदाकिनी जी, धर्मेंद्र को टाइप कास्ट करना भी काफी मुश्किल है। बिल्कुल। क्योंकि एक और तो कभी धीर गंभीर सत्यकाम फिल्म में वो नजर आते हैं, कई फिल्मों में एकदम जेंटलमैन बने रहते हैं, दूसरी ओर चुपके चुपके का मजाहिया अंदाज है, और फिर जट यमला पगला दीवाना, क्या ऊर्जा रही है उनकी। हाँ, बिल्कुल। और एक्शन सीन्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल हीमैन बने नजर आते हैं। तो उनके अभिनय का अगर ग्राफ देखें तो बिल्कुल अलग तरह का है। हाँ नेहा, पर उनकी आवाज की जो कशिश है वो गजब है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप बिना सुने नहीं रह सकते। इसी कशिश को महसूस करते हैं धर्मेंद्र की आवाज में। सुनते हैं विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त उनकी ये रिकॉर्डिंग। फौजी भाइयों, आप जानते हैं अपने धर्मेंद्र को, जिसने मोहब्बत ही सीखी है हर किसी से। धर्मेंद्र एक इंसान है पहले, बाकी सब कुछ बाद में है। और इंसान का पहला फर्ज है इंसानियत से मोहब्बत। मैंने इंसानियत से मोहब्बत की है
और नफरत है मुझे लफ्ज जंग से, जंग नाम से मुझे नफरत है। इस जंग ने इंसानियत को उजाड़ के फेंक दिया, इंसानियत को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। तो कभी कभी मैं लिखता हूं, एक दर्द मेरे अंदर से उठा तो मुझसे रहा ना गया, मैंने लिखा कि दुआए दिल मेरी हर दिल से अदा हो जाए, इंसानियत फकत इंसानियत मज़हबे बशर हो जाए, दिले जहां से मिट जाएं ये सरहदों की खराशें। दुआए दिल मेरी हर दिल से अदा हो जाए, इंसानियत फकत इंसानियत मज़हबे बशर हो जाए, दिले जहां से मिट जाएं ये सरहदों की खराशें, वतन हर वतन का मालिक सारा जहां हो जाए। अगर ऐसा हो जाए दोस्तों तो क्या बात है, ये जंग ही ना हो, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये मजहब के, ये सब खत्म हो जाएं, हर किसी का इंसानियत मजहब हो जाए तो सोचो क्या हो सकता है। एक फौजी कितना भी शूरवीर, कितना भी बहादुर हो, वो भी इंसान है। उस इंसान के सीने में एक दिल धड़कता है, उसे भी माँ बाप, भाई बहन, बच्चे याद आते होंगे। मेरे बहादुर, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, लद्दाख लेह से खरदुंगला पास हाईएस्ट रोड तक का जिक्र तो मैंने कर दिया। और एक बात कहना मैं भूल गया कि आप लोग, आंधी चलती थी तो कभी दाल में मट्टी भी होती थी, हवा उड़कर आती थी, वो खाना भी खाते थे। बहुत टफ है आप लोगों की जिंदगी। टफनेस कोई आपसे सीखे, जांबाजी कोई आपसे सीखे। अब मैं लद्दाख से, लेह से वापसी की बात बताना चाहता हूं। हम लोग करीब 1 महीना बैठे रहे बगैर शूटिंग के, और उन्होंने कहा नहीं धर्मेंद्र, वो ट्रेंचेस खोदने हैं, वो नहीं मिल रहा। तो मैंने सब लड़कों को तैयार किया, चलो यार ट्रेंचेस हम खोदेंगे। मैंने कहा अब ये मुझे जाने नहीं देंगे, मुझे रोक रहे हैं यार, मैं रुक नहीं सकता, मेरी और फिल्में 3-4 शुरू हो रही हैं। तो मैंने वहां तलाश किया कि जो प्लेन जाते थे, 2 प्लेन थे, एक रशियन एक अमेरिकन। तो मैंने कहा किसी तरह बगैर बताए मैं भाग जाऊं। मुझे वो बेचैनी हो रही थी कि मेरी डेट्स हैं, अनपढ़ की डेट्स हैं, नीला आकाश की शूटिंग है। तो हमने तलाश किया, मेरे गांव सानेवाल के हुकुम सिंह थे, वो इंचार्ज थे, किसको भेजना है, किसको रखना है, कैसे। मेरा दोस्त था भगवंत, उसने अप्रोच किया कि हम जाना चाहते हैं, हमें जरूरी जाना है। तो उन्होंने कहा हाँ तुम सुबह सामान लेकर आ जाओ, मैं भेज दूंगा। और हम गए, उन्होंने 2 फौजी बेचारे, उनको कहा भाई तुम रुक जाओ, नहीं हमें जाना है, हमें जाना। बेचारे उनको भी घर पहुंचना था। याद आ रही थी, हमें भी तकलीफ हुई यार, इनको क्यों उतार रहे हैं, हमें क्यों चढ़ा रहे हैं। खैर हमें भी जल्दी थी, हम निकल गए। बगैर बताए चेतन साहब को मैं बॉम्बे आ गया था, और फोन वोन तो थे नहीं, बात करने का कुछ जरिया नहीं था। एनीवे मैं जल्दी से अपनी शूटिंग करके फिर वापस चला गया था। और हकीकत आप लोगों ने देखी होगी, बामौका फिल्म थी, उसका भी एक गाना आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ये सोल्जर जब भारत माँ पे अपनी जान निशावर करता है, उस पर गाना है कि कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मंदाकिनी जी, हाँ एक सवाल मैं करूं? हाँ करो।
तो बताइए कि वो कौन सी अभिनेत्री थीं जिन्हें अभिनय सरस्वती कहा जाता था और मुख्य नायिका के रूप में 161 फिल्मों में उन्होंने काम किया। नेहा, तुम एक्ट्रेस बी सरोजा देवी की बात कर रही हो, है ना? बिल्कुल। जो 87 वर्ष की उम्र में 14 जुलाई को इस संसार को छोड़ गई। वो कन्नड़ सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार थी और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी थी। पद्मश्री, पद्म भूषण, कई राष्ट्रीय पुरस्कार उनके नाम रहे। पैगाम, ससुराल, प्यार किया तो डरना क्या, बेटी बेटे, दूज का चांद, प्रीत न जाने रीत, न जाने ऐसी कितनी फिल्में उनके नाम हैं। हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, चारों भाषाओं में वो एक साथ फिल्में किया करती। तो नेहा, अब एक सवाल मैं करूं? क्या बात है मंदाकिनी जी, एक सवाल मैंने किया तो अब आप भी सवालों पर आ गई। अरे नहीं, मैं उस गीत का जिक्र कर रही हूँ। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, और ये गीत बी सरोजा देवी पर ही तो फिल्माया गया है। तो सुन लेते हैं वो गीत। बिल्कुल। प्यार की बेला साथ सजन का, फिर क्यों दिल घबराए, नैहर से घर जाती दुल्हन क्यों नैना छलकाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, ग ग ग रे सा रे सा 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 गा, पा 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 नी धा धा सा नी रे सा मा पा गा, ग ग ग रे सा 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 गा, पा 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 नी धा धा सा नी रे सा मा पा गा। दिल क्यों मन को भाए, गोरे गोरे गाल पे काला दिल क्यों मन को भाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। मंदाकिनी जी, अपने जमाने की मशहूर अदाकारा संध्या को 4 अक्टूबर को हमने खोया। वो 94 वर्ष की थीं। 2 आंखें 12 हाथ, नवरंग, झनक झनक पायल बाजे, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी के साथ साथ उनका डांस अलहदा लगता है। बिल्कुल नेहा, आज भी उनके कई गीत लोगों के बीच बहुत चर्चित हैं, जैसे कि फिल्म नवरंग का ये गीत। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली, कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सारा रा 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 रा, भोली पनी हारी बोली अरे जा रे हट नटखट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट नटखट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। कभी कभी कोई किरदार भी ऐसा होता है जिससे कलाकार की एक पहचान बन जाती है। हाँ। जैसे हमने सूरमा भोपाली, अंग्रेजों के जमाने के जेलर को याद किया, उसी तरह जब B.R. चोपड़ा की महाभारत आई तो टीवी पर इसे देखने के लिए गलियां सुनसान हो जाती थीं। महाभारत में जिसने जो किरदार निभाया नेहा, उनको बस उसी नाम से पहचाना गया, और यहाँ हम याद कर रहे हैं उसी महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर को। भी वैसे तो उन्होंने बाद में कई फिल्मों में काम किया, जैसे सनम बेवफा, सोल्जर, अंदाज, जमीन, पर उन्हें कर्ण के रूप में ही हम याद करते हैं। 15 अक्टूबर को इस दुनिया से वो गए, लेकिन उनका किरदार उन्हें लोगों के जहन में जिंदा रखेगा। इस किरदार के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी नेहा। विविध भारती के संग्रहालय से उनका एक साक्षात्कार मिला है हमें, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें कौन सा रोल मिला था और बाद में कर्ण का किरदार कैसे मिला।
तो चलिए सुनते हैं। ये उस वक्त की बात है जब चोपड़ा साहब एक दिन वहां से गुजरे और उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हो आजकल। मैंने कहा सर असिस्टेंट हूँ, डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। कहते तुम मेरे दफ्तर में आ जाओ कल। मैं कहा ठीक है सर मैं पहुंचता हूँ। और मैं वहां पहुंच गया तो देखा तो वहां कम से कम 400-500 बच्चों की लाइन है और मैं वहां खड़ा हो गया। उन्होंने कहा तुम वहां खड़े मत हो, तुम यहाँ आओ। और मुझे यहाँ कल्ले लगा दिए, एक संस्कृत का डायलॉग का पन्ना पकड़ा दिया हाथ में और कहने लगे वहां जाओ और ये याद करके आओ और डायलॉग बोलो। अब बड़ी मुश्किल हो गई मेरे लिए क्योंकि मैं एक मुंबई का लड़का जो संस्कृत का एक शब्द तक नहीं जानता था, तो किसी न किसी तरीके से याद करके मैंने वो डायलॉग्स तो बोल दिए। वहां पे राही मासूम रजा साहब बैठे थे, पंडित नरेंद्र शर्मा बैठे थे, भृंग तुपकरी बैठे थे और सबने कहा कि हमें हमारा अर्जुन मिल गया। और मुझे अर्जुन का रोल के लिए उन्होंने सबने कांग्रेचुलेट किया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और कहने लगे तुम अर्जुन बन गए हो। वहां से एक्चुअली मुझे लगा कि यस आई कैन एक्ट, आई शुड एक्ट, आई शुड फॉर सम टाइम फॉरगेट डायरेक्शन। क्योंकि अगर इतने महान लोग ये सोच रहे हैं कि मैं लीड रोल कर पाऊंगा तो देयर मस्ट बी समथिंग इन मी। और उनके कॉन्फिडेंस को अपना बेंचमार्क बना करके मैं आगे बढ़ा। तो वहां पे एक्चुअल चेंज आया जब मैंने कहा नहीं अब मैं एक्टिंग करूंगा, अब ये डायरेक्शन थोड़ी देर रोक दूंगा। वहां से फिर चेंज आया एंड देन आई नेवर लुक्ड बैक। जी जी, ये कैरेक्टर कौन सा था? कर्ण का। और पहले इसके आपका सिलेक्शन हुआ था अर्जुन जी का था। मैंने कहा मुझे मूंछ काटनी होगी और मैंने कहा मैं मूंछ नहीं काटूंगा। ये ऐसा था कि मुझे लगता था कि मेरे फेस का बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। कुछ शक्लें होती हैं जिसपे मूंछ बहुत सचती है, मुझे लगता था मेरा चेहरा ऐसा है कि जिसपे मूंछ अगर लगी रहे तो अच्छा लगता है। तो मुझे चोपड़ा साहब ने बहुत डांटा उस वक्त। कहने लगे तुम कलाकार हो, कौन हो, एक मूंछ के पीछे तुम इतना बड़ा रोल छोड़ रहे हो। मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं काटूंगा। तो उन्होंने मुझे उठा के दफ्तर से बाहर फेंक दिया और कहा कि मुड़ कर आना नहीं है। मैं चला गया। जैसे ही जा रहा था सारे लोग कह रहे थे तुम पगला गए हो, तुम इतना बड़ा रोल रिफ्यूज कर रहे हो, क्या मतलब। मैंने कहा नहीं करूंगा। 2-3 महीने गुजर गए, उसके बाद फिर फोन आया, उन्होंने कहा तुम दफ्तर आओ, तुमने इतना अच्छा काम किया है, हम चाहते हैं तुम कर्ण का रोल करो। तो वहां से मुझे फिर कर्ण का रोल मिला और मैंने सिर्फ उनसे यही पूछा था कि मुझे मूंछ तो नहीं काटनी होगी। तो उन्होंने कहा नहीं। मंदाकिनी जी, महाभारत की बात तो हो गई, तो अब रामायण की भी बात हो जाए। हाँ हाँ। सागर फिल्म्स के बैनर तले बने इस टीवी शो को प्रेम सागर ने बनाया। बाद में उन्होंने विक्रम और बेताल, अलिफ लैला जैसे कितने ही सीरियल बनाए। हाँ नेहा, प्रेम सागर सिर्फ निर्माता या निर्देशक ही नहीं थे, वो सिनेमेटोग्राफर भी थे। ललकार, चरस, जलते बदन जैसी कई फिल्मों में उन्होंने सिनेमेटोग्राफी भी की थी। प्रेम सागर 81 वर्ष की उम्र में 31 अगस्त 2025 को अपनी कृतियां हमें सौंप गए। वैसे मंदाकिनी जी, किसी कलाकार की सबसे बड़ी पूंजी अगर कुछ है तो वो है लोगों का प्यार। बिल्कुल। और ये जो प्यार होता है ना, वो खालिस प्रेम है। और जाने के बाद भी लोग हमें याद करते हैं, यही तो वो प्रेम है। और वैसे तो कहा जाता है कि सोशल मीडिया का दौर है आजकल और अब इस तरह का लगाव, अपनापन, प्रेम नहीं देखने मिलता। लेकिन इस साल हमें ये अनुभव हुआ जब 19 सितंबर को युवा गायक जुबीन गर्ग की एक दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हुई। हाँ नेहा, देश भर में उनके फैंस को संभालना मुश्किल था। एक कलाकार के तौर पर ये कमाना सबके बस की बात नहीं होती नेहा। जुबीन गर्ग हिंदी फिल्मों में कम ही आए, लेकिन उनका हर गीत दिल को छूता है। जैसे कि गैंगस्टर फिल्म का ये गीत। बिना तेरे ना एक पल हो, ना बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, ना इसमें कोई हलचल हो। सनम पे हाँ, इश्क पे हाँ, मिटा दूं, लुटा दूं मैं अपनी खुदी कसम से। हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हस्ती याली, रहम वाली याली, यार पे कुर्बान है सभी याली, मदद आली याली, ये मेरी जान ये जिंदगी।
एक अलग ही माहौल है नेहा। भारतीयों के लिए विशेषकर गीत और संगीत बहुत जरूरी है। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे गीत मितवा, ये पंक्ति ही हमारी भावना बता सकती है। पर मंदाकिनी जी, कई बार इसका उल्टा भी होता है। क्या? कि गीत आगे आगे होते हैं और हम उनके पीछे पीछे, क्योंकि कुछ आवाजें यूं ही हमें खींचती है। ऐसी ही कई गीतों के पीछे आवाज रही बाबला मेहता की। 20 जुलाई को ये आवाज प्रकृति में लुप्त हुई। चांदनी, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, बेटा जैसी कई फिल्मों में बाबला मेहता की आवाज सुनते हैं हम। बाबला मेहता भजन, लाइव शोज, एल्बम के गीत में ज्यादा सक्रिय रहे नेहा, लेकिन जो भी थोड़ा उन्होंने फिल्मों के लिए गाया वो बहुत हिट रहा। तो जो पंक्ति हमने गीत की ली थी उसे ही सुन ले बाबला मेहता की आवाज में। बिल्कुल। ये गाना बाबला मेहता का पहला गाना था, वो भी लता मंगेशकर के साथ। मंदाकिनी जी, पहला मौका मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मौका ही ना मिले तो हम खुद को साबित कैसे करेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने नेहा। पहले मौके की बात तुमने की तो मुझे याद आया एक और नाम, निर्माता निर्देशक सलीम अख्तर साहब का। 82 साल की उम्र में इसी साल 8 अप्रैल को हमसे उन्होंने अलविदा कह दिया। बंटवारा, दूध का कर्ज, फूल और अंगारे जैसी कई फिल्में उन्होंने बनाई, लेकिन 2 ऐसी अदाकारों को फिल्म इंडस्ट्री में लाने में सलीम अख्तर साहब का हाथ रहा, जो दोनों ही फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम कमा पाई। बताओ कौन? जी, आप बात कर रही हैं रानी मुखर्जी और तमन्ना भाटिया की। हाँ, राजा की आएगी बारात से रानी मुखर्जी फिल्मी दुनिया में आई और चांद सा रोशन चेहरा से तमन्ना भाटिया ने शुरुआत की, और ये दोनों ही फिल्में बनाई सलीम अख्तर ने। यहाँ फिल्म निर्देशक पार्थो घोष को भी हम याद करते हैं, जो 9 जून को चल बसे। उनके नाम कई बेहतरीन फिल्में हैं, जैसे कि गुलाम मुस्तफा, गीत, दलाल, खोटे सिक्के, जीवन युद्ध, और इसके लिए तो उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। और अगर हम पहले मौके की बात कर रहे हैं तो मुझे एक फिल्म याद आ रही है। कौन सी? महेश भट्ट की दस्तक, सुष्मिता सेन और मुकुल देव की डेब्यू फिल्म। हालांकि इससे पहले भी मुकुल देव टीवी में काफी नाम कमा चुके थे, लेकिन इसके बाद भी मुकुल देव बड़े पर्दे पर कई बार नजर आए नेहा। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, किला, वजूद, यमला पगला दीवाना, सन ऑफ सरदार, और अब 23 मई को इस फानी दुनिया को विदा करने के बाद उनकी आखिरी फिल्म बन गई है सन ऑफ सरदार 2, जो इसी साल आई है। लेकिन हम गीत सुनेंगे उनकी पहली फिल्म दस्तक से। चलिए। मुझको जब ऐसे देखती हो तुम, रंग भर जाते हैं फिजाओं में, कसमसाती है आरज़ू दिल में, गीत घुल जाते हैं हवाओं में, जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो।
जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। मुझे कोई अरमान हो, फिर मैं कोई उम्मीद करूं, फिर मुझे कोई अरमान हो, तुम शायद मेरी बन जाओ, फिर दिल को ऐसा गुमा हो, पर ऐसा मुझको ऐसी उम्मीद न दो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। मंदाकिनी जी, आमतौर पर कोई भी इंसान एक ही कला में निपुण होता है या किसी एक में ही सफल होता है, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो समान रूप से अपना नाम कमाते हैं। समझ गई, तुम बात कर रही हो मेरी पसंदीदा गायिका सुलक्षणा पंडित की, है ना? हाँ, 6 नवंबर को 71 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ गई। सुलक्षणा पंडित पहले पार्श्व गायिका के तौर पर फिल्मी दुनिया में आई। तकदीर, दूर का राही, वो दिन याद करो, महुआ जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अपनी मधुर आवाज दी थी। और बाद में जब अभिनय शुरू किया तो भी काफी सफल रहीं। राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार, विनोद खन्ना जैसे अपने जमाने के सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने काम किया। और उनकी एक रिकॉर्डिंग विविध भारती के खजाने से हमें मिली है और कुछ उनके बारे में उनसे ही जानते हैं इस रिकॉर्डिंग में। चलिए सुनते हैं। बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उत्तम कुमार जी के साथ भी काम किया। हम कलकत्ता में रहते थे और कलकत्ता में हम रिक्शा लेके अपने स्कूल जाते थे, भारतीय विद्या भवन। तो हम एक पोस्टर देखते जाते थे, मेरे भाई और मैं। तो उसमें बहुत प्यार भरे अंदाज में फोटोग्राफ्स लिए गए थे उत्तम कुमार के साथ, सुचित्रा सेन के साथ। तो हम लोग बोलते थे ये कितना अच्छा लगता है ना, ये भी कितना अच्छा लगता है। बच्चे लोग बात कैसे करते हैं। अब उसके बाद मेरे पास फिल्म आई बंदी, तो बंदी में ये थे और FC मेरा साहब ने मुझे साइन कर लिया था। तो जब मैंने उनको पहली बार देखा तो दिल की हालत मत पूछिए, ठक 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 ऐसे चल रहा था। मैंने बोला हिम्मत तो करना पड़ेगा। उत्तम कुमार साहब की बात की, न केवल मैं समझता हूँ शख्सियत में, व्यवहार में, अभिनय में उत्तम कुमार ही थे। उत्तम ही थे। एनीवे, जब मैं उत्तम दा के पास गई तो उत्तम दा को ऑलरेडी बता दिया गया था कि नई लड़की है, हिंदी में तो वह टॉप है, लेकिन आपके साथ जो काम कर रही है वो यही डर रही है कि आपके साथ कैसे काम होगा। एनीवे, उन्होंने फिर मूड बनाया, खुद ही तो पाषाण, ओरा था के वो धारे, ऐसी फिल्म में काम करने वाले। तो उन्होंने बोला शुलुक ना, बसो बसो, তুমি বাংলা জানো? मैंने बोला ना আমি জানি না, একটু একটু জানি। না না তুমি খুব ভালো কথা বলো, আচ্ছা আমি চাই তুমি एक गान गाओ। मैंने कौन सा गाना? चाह তোমাকে ভালোবাসে। तो डरी हुई सी मैं ये गाना गाई उनके सामने, ना যেও না রজনী এখনো বাকি, আরো কিছু দিতে বাকি, बोले रात जागा बाकी ना जियो ना। ये सुनाया था मैंने, जो बाद में जिसका हिंदी वर्जन उस तरह से आया। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई,
अखियों में प्यार लाई ओ सजना। मंदाकिनी जी, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे इस साल की यादों का कारवां हमारे साथ हो लिया और हम एक यात्रा पर निकल गए? बिल्कुल। लेकिन विविधा के शुरुआत में हमने क्या कहा था? क्या? कि ये साल कला, साहित्य और फिल्म के क्षेत्र में जो देकर गया है उसकी बात भी तो हम करेंगे। नेहा, साहित्य की बात करें तो सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार इस साल मिला विनोद कुमार शुक्ल को। जाते जाते ये साल 23 दिसंबर को इस महान लेखक को भी इतिहास के पन्नों में दर्ज कर गया। और विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती है हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। और विनोद शुक्ल पर अचल मिश्रा ने एक अनोखी फिल्म बनाई है। अच्छा। इसे आप पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री भी नहीं कह सकते और ना आप इसको जीवनी कह सकते हैं, बल्कि एक काव्यात्मक अनुभूति से भरी ये फिल्म है। एक लेखक का संसार बड़ा संवेदनशील होता है नेहा, तो उसे पेश करने का तरीका भी तो अलग होना चाहिए। तो आपको ये बात इस फिल्म में नजर आती है। कला और सिनेमा का गजब सम्मिश्रण है। साल 2025 में हिंदी साहित्य और भारतीय भाषाओं के साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान मिली। मंदाकिनी जी, कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी कृति हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला, जिससे भारतीय भाषाओं का वैश्विक सम्मान बढ़ा। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी कृति के अंग्रेजी अनुवाद के लिए पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड प्राप्त हुआ, जिसने हिंदी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय पाठकों तक पहुंचाया। और इसके साथ ही अनुवाद, युवा लेखन और बाल साहित्य के क्षेत्र में भारतीय लेखकों को विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान मिला। मंदाकिनी जी, कुल मिलाकर साल 2025 भारतीय और हिंदी साहित्य के वैश्विक विस्तार और प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण वर्ष रहा। और अब 2025 में मिले प्रमुख फिल्म अवार्ड्स की बात करते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। 2025 में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों और कलाकारों को सम्मान मिला। जी मंदाकिनी जी, और हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला 12th फेल को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म बनी कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री। नेहा, वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए, और विक्रांत मैसी को ये अवार्ड मिला 12th फेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में रानी मुखर्जी सम्मानित हुई अपनी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। तो भारतीय सिनेमा में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस साल मिला अभिनेता मोहनलाल को। ये सभी अवार्ड्स 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए। वहीं बॉलीवुड के लिए बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला आलिया भट्ट को। उन्हें गोल्डन ग्लोब का होराइजन विशेष सम्मान मिला। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। 2025 में 2025 में
कोई गम की आँच आने नहीं दो, कोई गम की आँच आने नहीं दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। देखो नेहा, हर साल भारत से सिर्फ एक ही फिल्म ऑस्कर के लिए भेजी जाती है ना? तो भारत की आधिकारिक ऑस्कर एंट्री होम बाउंड का ऑस्कर तक पहुंचना भी खास रहा, क्योंकि यहाँ चुना जाना ही ये दिखाता है कि ये फिल्म सैकड़ों फिल्मों में सबसे बेहतर मानी गई। और मंदाकिनी जी, ऑस्कर की शॉर्ट लिस्ट में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के टॉप 15 में पहुंचना अपने आप में एक बड़ी जीत है। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया भर से 90 से ज्यादा देशों की फिल्में यहाँ आती है और उनमें से सिर्फ 15 फिल्में ही शॉर्टलिस्ट होती हैं। और नीरज घायवान की होम बाउंड यहाँ तक पहुंची, ये हमारे हिंदी फिल्म जगत के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल नेहा, साल 2025 अब जब अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो हम भी विविधा के इस अंक के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो मंदाकिनी जी, कुल मिलाकर साल 2025 हमसे बहुत कुछ ले गया तो हमें बहुत कुछ दे भी गया। बिल्कुल, जैसा कि हर साल करता है। तो विविधा के इस अंक में बस इतना ही। आने वाला वर्ष आपके जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। तो आप सभी को विविध भारती परिवार की ओर से नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है विविध भारती के संग्रहालय से मिली ये अनमोल रिकॉर्डिंग्स आपको पसंद आई होगी। विविधा के अगले अंक में भी हम आपके लिए लाने वाले हैं ऐसी ही कुछ यादगार रिकॉर्डिंग्स। पर आज के लिए बस इतना ही। विविध भारती के इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब नेहा शर्मा और मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।